भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसेज दिया। मैसेज बांग्लादेश को लेकर था, मैसेज कोलकाता में हुए जघन्य रेप कांड को लेकर था, मैसेज यूसीसी को लेकर भी था। आज यूसीसी को लेकर जो मैसेज दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, उससे एक बात तो साफ है कि इस पर चर्चा को अब थोड़ा एक्सेलरेट कर देना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री ये चाह रहे हैं चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए? अवधेश जी, वो जब ये कह रहे हैं कि हमें सेक्युलर सिविल कोर्ट की जरूरत है, हमने 75 वर्ष बिता दिए कम्युनल सिविल कोर्ट में। सही आदमी से सवाल पूछा आपने वैसे। अवधेश जी, आप भी सही है। ऐसा है, सेकुलरिज्म तो वही होगा ना, जो सेकुलर संविधान या कानून वही होगा जो किसी भी मजहब को, किसी भी पंथ को विशेष रियायत या विशेष महत्व न दे के सर्वपंथ संभाव करेगा। हमारे देश का जो पूरी व्यवस्था है वो आप देख सकते हैं कि जहां पर्सनल कानून है अगर, और पर्सनल कानून के आधार पर फैसले होते हैं, तो उसमें नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे, आश्चर्य की क्या बात है। लेकिन इसका जो मूल थीम है, समझिए, जिस प्रकार का देश वो बनाना चाहते हैं, 2047 में अगर भारत को विकसित बनाना है तो उसका कैरेक्टर दुनिया में कैसा दिखना चाहिए, मूल बात कैरेक्टर कैसा, उसके मार्ग में बाधा क्या है। तो बाधा यह है कि इस देश में मुसलमानों को लेकर के किसी रिफॉर्म की कभी बात नहीं हुई। माइनॉरिटी शब्द कर दिए, कोई बात नहीं हुई। हिंदू कोर्ट बिल बन सकता है लेकिन वही कोर्ट बिल दूसरे के लिए नहीं बन सकता है उस समय। तो देश को अगर वहां तक ले जाना है तो ये जो बाधाएं हैं जो विकास के मार्ग में, उन बाधाओं को खत्म करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि हमने 1400 कानून खत्म कर दिया है इसके कारण, और उसमें बार बार जेल जाने के है वो खत्म कर दिया। बचा खुचा एक है खंडहर, इस खंडहर को ध्वस्त करो। जब ये खंडहर ध्वस्त हो जाएगा तो देश दुनिया में सेकुलर, सही सेकुलर होकर खड़ा होगा। न इस देश में सेकुलर फंडामेंटलिस्ट पैदा होंगे, न मजहबी कट्टरवाद पैदा होंगे, न प्रशासन को कहीं उस प्रकार से भूमिका निभानी होगी। और आप कल्पना करिए, जिस दिन सिविल कोड आ जाएगा, कल्पना करो, तो आज जो ये भाषण दे रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जब पर्सनल कानून ही नहीं रहेगा तो इनकी आवश्यकता रहेगी क्या? वक्फ बोर्ड जो है, इसके अनेक काम खत्म हो जाएंगे अपने आप इस दुनिया में। तो भारत कैसा होगा उसकी कल्पना करिए। क्या हिंदू धर्म में कोई ऐसा बोर्ड है जो हमारे नियम कानून हमारे लिए बनाए और उसके सरकार पर दबाव डाले कि ऐसा करो? तो जब नहीं है तो बाकी के लिए क्या होना चाहिए? तो इसलिए जो कुछ उन्होंने कहा है वो भारत की आजादी का सपना था, गांधी जी का सपना था। गांधी जी के पूरी सामग्री में आपको सेकुलर शब्द कहीं एक जगह नहीं लिखा हुआ है, एक जगह नहीं लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा है कि मैं ऐसे भारत के संविधान का समर्थन करूंगा जिसमें छोटे से छोटे आदमी को भी लगे कि इस देश के निर्माण में हमारा महत्व है, और किसी को भी विशेष महत्व न मिले, किसी को भी कम महत्व न मिले। सर, आप जो बात कह रहे हैं ये सैद्धांतिक तौर पे तो बड़ी अच्छी लगती है सुनने में, लेकिन शांतनु जी, उत्तराखंड में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आया गया, क्या आप ये इमेजिन कर पा रहे हैं अभी कि ठीक वैसे ही उत्तर प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा? क्योंकि पहले बात राज्यों की होगी। देवेंद्र अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि ये अभी केंद्रीय स्तर पर लाने की तो बात ही नहीं है, राज्य स्तर पर है। क्या उत्तर प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड, और उसके बाद फिर क्या स्थिति होगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे दंगइयों के खिलाफ कैसे कानून लाया, तो मेरे ख्याल से वो तो फ्रंट फुट पे खेलते हैं, वो बिल्कुल आ सकता है। लेकिन आज जो प्रधानमंत्री ने नई संज्ञा दी, नया नैरेटिव चेंज करा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को उन्होंने सेक्युलर सिविल कोड बोला, तो उन्होंने एक तरह से गेंद ही उनके पाले में फेंक दी। वो कहते हैं भाजपा कम्युनल है, भाजपा कम्युनल, ठीक है, तो आप तो कम्युनल नहीं है, आप क्यों सेकुलर इसको ढो रहे हैं? देखिए, इस सेकुलर के नाम पे सुनिए, तो कह ही रहे हमें खेलना ही नहीं है, हमें तो ये मैच ही नहीं खेलना। तो कांग्रेस के पाले पे फेंकी ना। इन्होंने क्या करा, कांग्रेस ने सेकुलर बोल के वक्फ बोर्ड लिया है, सेकुलर बोल के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लिया है, सेकुलर बोल के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की संरचना करवा दी, सच्चर कमेटी, मुस्लिम को रिजर्वेशन देना शुरू कर दिया ओबीसी में निकाल के। तो उन्होंने कहा अब ये खत्म होगा भाई, अब सेकुलर बोल के आप कम्युनल गेम नहीं खेल सकते। इसलिए ये जो मैंने गेम शिफ्ट कराया उन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूसीसी तो आएगा, चाहे वो राज्यों के थ्रू आए या सेंट्रल गाइडलाइन आए, यूसीसी तो आएगा ही आएगा। उस पर तो कोई एक कांग्रेसी टीवी पे आके कहीं कुछ विरोध भी नहीं कर सकता। क्या बोलेगा वो? नहीं, मैं मुसलमानों को अलग चाहता हूँ। उस पर डिबेट छिड़ जाएगी। देखते हैं आज शाम से हर चैनल पे वही चलेगी, सेकुलर आना चाहिए कि कम्युनल हम लॉ से चलेंगे आगे। गेम शिफ्ट हुआ है अनंत जी? मुझे तो लगता नहीं है कि इतनी जल्दी वो गेम शिफ्ट होगा। आपने बहुत सही कहा कि बॉल तो फेंक दी लेकिन खेलने वाला ही नहीं है, तो या तो वो विकेट कीपर है, नहीं तो बाउंड्री के पार चला जाएगा या कहीं मैदान में रुक जाएगा। लेकिन मैं अवधेश जी की बात से असहमत हूँ
इन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए कोई रिफॉर्म ही नहीं हुआ। सर बहुत रिफॉर्म हुए सर। 54 में वक्फ बोर्ड को इतनी ताकत दी गई, आप कह रहे हैं रिफॉर्म नहीं हुआ, है ना। रंगनाथ मिश्रा एक ही साल में 2 कमीशन मुसलमानों के लिए बनाए गए, सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमेटी। आप कह रहे हैं कोई रिफॉर्म नहीं हुआ। सर उसे तुष्टीकरण कहते हैं, नहीं, ये रिफॉर्मेशन गलत बात है। उन लोगों के लिए बहुत रिफॉर्म हुआ, उनको बहुत, अभी भी देखिए कितना स्कॉलरशिप दिया गया उन अल्पसंख्यकों को, उनके मदरसों को मॉडर्नाइज किया जा रहा है, तमाम सारी चीजें हो रही है। इस बात से मैं आपके आंशिक तौर पर सहमत हूं कि हिंदुओं के लिए कोई रिफॉर्म नहीं हुआ। क्योंकि हिंदू खुद रिफॉर्म करता है अपने अंदर से, उसको बाहरी किसी तत्व के रिफॉर्म की आवश्यकता नहीं होती है। चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे विधवा विवाह हो, चाहे जितनी भी कुरीतियां हो, आप देखिए कि हिंदू समाज अपने अंदर से निकलता है और वही उसका रिफॉर्म करता है। जिनको बाहर की आवश्यकता है, सरकार उनको बाहर से वैक्सीनेशन करती रही है। जो आपने कहा कि खेल बदल गया, मुझे लगता है कि खेल ये बदला नहीं है, थोड़ा स्लो हो गया, क्योंकि रणनीति बदल गई है। अब यूसीसी जो होगा वो, देवेंद्र जी ठीक कह रहे थे कि ये पूरे राज्यों के मार्फत लाया जाएगा धीरे धीरे। और अब मुझे लगता है उत्तराखंड के बाद सबसे पहले मध्य प्रदेश को टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश इस मसले पे थोड़ा बर्रे का छत्ता है। और उत्तर प्रदेश में जो झटका बीजेपी को लगा है लोकसभा चुनाव में, उसके बाद उत्तर मैंने भी वही उसी छत्ते में हाथ डालने की कोशिश की थी, शांतनु जी से इसीलिए पूछा था। थोड़ा दूर रहते हैं ना बर्रों से। तो मैं ये कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश चूंकि अभी बहुत बम्पर बहुमत से वहां आई है और जन समर्थन उनके साथ है, तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में ये प्रयास होगा। और मध्य प्रदेश का वहां पेंडिंग भी है विधानसभा में यूसीसी वहां का, तो वहां पहले शुरू होगा। इसी तरह फिर छोटे छोटे राज्यों में इसका प्रयोग किया जाएगा, जहां भारतीय जो अनंत जी कह रहे हैं देवेंद्र जी। अगले विधानसभा चुनाव जो कि उत्तर प्रदेश का होने वाला है 2027 से पहले, संभव है कि उत्तर प्रदेश में वो एक्सपेरिमेंट ज़रूर करना चाहेगी बीजेपी की सरकार। और इस लिहाज से आप इसको समझें कि कास्ट लाइन पर जिस प्रकार से अपोजिशन जा रहा है बहुत तेज़ी के साथ, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, उसके काट के तौर पे बीजेपी ज़रूर चाहेगी कि आइडियोलॉजिकल इशूज़ जो है उसका वो डोमिनेंट हो जाए। और कास्ट को काटने के लिए हम लोग समझ सकते हैं कि अभी बीजेपी के पास यूसीसी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो 27 विधानसभा चुनाव से पहले ज़रूर कम से कम कोशिश या मैसेजिंग के तौर पर इस मुद्दे को आगे ज़रूर बढ़ाया जाएगा, ऐसा समझ में आ रहा है। एक बात जो और अनंत जी ने कही, शांतनु जी कह रहे हैं कि ये गेम जो है चेंज हो गया है, अनंत जी कह रहे हैं कि गेम थोड़ा सा स्लो हो गया है। स्लो हुआ है या पेस लिया है? क्योंकि सेक्युलर कम्युनल जैसी बात पहली बार प्रधानमंत्री इस तरीके से लाल किले की प्राचीर से कह रहे हैं। बिल्कुल स्लो तो बिल्कुल नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि पहले भी जैसे राज्यों के हिसाब से ये होना था तो 2024 से वो जुड़ा हुआ नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस नैरेटिव को आगे बढ़ाना उसको और गति देता है, ना कि उसको स्लो करता है। अदरवाइज वो चाहते तो इस मुद्दे से बच भी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। वो जिस प्रकार से उन्होंने एक नैरेटिव छोड़ा है, जाहिर तौर पे वो चाहेंगे कि आगे आने वाले दिनों में इस डिस्कशन को और आगे बढ़ाया जाए और उससे फ़ायदा मिलेगा। तो ऐसे में वो स्पीड ही दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, उसको स्लो नहीं किया गया। कांग्रेस पार्टी रामकृपाल जी बड़ी अनकंफर्टेबल हो जाएगी, समाजवादी पार्टी बड़ी अनकंफर्टेबल हो जाएगी, या उनके लिए तो ये और ज़्यादा बेहतर है अपने वोटों को और ज़्यादा कंसोलिडेट करने का, अपने साथ और ज़्यादा जोड़ के रखने का, बीजेपी को ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी है ऐसा प्रोजेक्ट करने का? देखिए, मैं मोदी जी के तमाम कामों को मैं थोड़ा सा चुनाव की राजनीति से अलग हट करके देखता हूँ। और इसको अगर आप एक लंबे पर्सपेक्टिव में देखें, हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद से 71 में इंदिरा गांधी इतने बड़े बहुमत से आई, लेकिन 3 साल बीतते बीतते उनके खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया। जो इतनी बड़ी मेजॉरिटी में आई, 74 आते आते 75 में तो फिर इमरजेंसी लग गई। और उस पर क्या था, जेपी का जो था लैंड रिफॉर्म, दाम बांधो, जनेऊ तोड़ो, फलाना जाति तोड़ो, सब कुछ। अब आप देखिए 1974 से आज की तारीख में 2024, इन बीच में अगर आप एक 10 साल का ये पीरियड छोड़ दें तो आप मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा बड़ा इशू इस देश में उठाया गया। लेकिन अगर मोदी के 10 साल आप देखेंगे, इसमें देखिए धारा 370 जो बीजेपी के कोर इशू थे, जिसको पहले वो लोग छोड़ देते थे, 370 गया। और जो 3 तलाक गया, नहीं वो तो 3 तलाक जो मेजर इशू थे, धारा 370 खत्म हुई, 3 तलाक आया। और क्या एक राम मंदिर नहीं, मंदिर वाला, हाँ मंदिर वाला हुआ। प्लस विमेन रिजर्वेशन जिसको सोनिया गांधी
लाई थी और सब कुछ, जब उस समय बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक मत थे, यानी इसके पक्ष में थे, फिर भी लालू और इन लोगों के नाते मेजॉरिटी इनकी थी, वो कुछ नहीं हो सका, उसको मोदी ने किया। अब आप देखिए दो चीजों को, 1947 में संविधान बनाने वालों ने उनको ये था कि कॉमन सिविल कोड इस देश के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में वो चीज है ना, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा कि इस पे होना चाहिए, लेकिन किसी सत्ता ने नहीं किया, वो मोदी जी ने शुरू किया। मैंने हमेशा कहा था कि 3 काम उनके पूरे हो चुके थे, 2 बाकी था, एक कॉमन सिविल कोड और 1 नेशन 1 इलेक्शन। आज उन्होंने दोनों का जिक्र किया है। देखिए दोनों का जिक्र किया है, उनका उद्देश्य एक बड़ा है। मैं एक शेर में अगर कह दूं कि आज मोदी जी ने जब शुरू किया बोलना, और जितना निर्भय होकर कहीं वो 4 जून और 240 का नहीं था, तब एक चीज था, अलग ही मजा है फकीरी का अपना, न पाने की चिंता न खोने का गम है। आज उनके लग रहा था कि नहीं, हम वो फंडामेंटल्स उठाएंगे। और आप देखिए वो एक और है इसका मैं आपने जो शेर पढ़ा, हाँ। इसका मतलब तो ये है आरती जी, जो इनके शेर में था कि ना पाने की चिंता ना खोने का गम, अपने सहयोगियों को वो बता रहे हैं कि ये तो हमारे कोर इश्यूज है, इस पर तो हम आगे बढ़ेंगे ही, आप अपने आप को तैयार कर लीजिए, आप हमारे साथ कैसे बढ़ेंगे। जी जी कहूंगा कि मैं इसलिए कह रहा था कि देखिए वहां से शुरुआत की, और एक और बड़ी चीज वो कर रहे हैं, ये तो जो मतलब है कॉमन सिविल कोड 1 नेशन 1 इलेक्शन, उन्होंने एक जो परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ वो सिर्फ नारा नहीं लगाए हैं, आज उन्होंने एक उपाय बताया है। 1 लाख नौजवान इस देश का, आप सोचिए जिसके पूरे खानदान में कोई राजनीति में नहीं रहा हो, वो आगे आए। एक बहुत बड़ी मुहिम है, आज आपको बहुत छोटी लगेगी, लेकिन एक बरगद का एक ऐसा बीज है जो किसी दिन आके बरगद बनेगा। तो परिवारवाद और इस तरह की राजनीति के लिए इम्पॉसिबल जैसी लगती नहीं, है अरे कि आप राजनीति से देखिए, परिवारवाद का खात्मा हो जाए। मैं बताऊं आपको, जब जेम्स वाट ने कहा था भाप में ताकत होती है, तब किसी ने कल्पना नहीं की थी कि स्टीम का इंजन आएगा और उसके इसी खोज से औद्योगिक क्रांति होगी। हमेशा आप चीज को समझिए। एक आप सगुफा छोड़िए ना, उन्होंने कहा है कि 1 लाख युवक अगर इस देश में, और बताऊं अच्छी, जिनके घर में कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा हो, और जिस तरह का भारत हम बनाने जा रहे हैं, आज उसमें विज्ञान है, सेमीकंडक्टर है, आप क्या सोचती हैं इंजीनियर नहीं आना चाहेगा? आज अगर आप ये रोकते हैं कि ये लड़ाई परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने की का ये बीज है। इस राजनीति को मैं फिल्मी एक छोटे से वाक्य से पूरा कर देता हूँ। शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि अगर तुम किसी को शिद्दत से चाहोगी तो पूरी कायनात उसको झुलाने में। आरती जी बिल्कुल सही कहा उन्होंने। मुझे लगता है उसी का ऐलान आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। लेकिन जो प्रश्न मैंने पूछा था वो क्या अपने सहयोगियों को वो बता रहे हैं कि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि आप हमारे इस आइडियोलॉजी के साथ चलना चाहते हैं? सिर्फ मुझे नहीं लगता सिर्फ अपने सहयोगियों को कहा है, मुझे लगता है अपनी पार्टी और पूरे संघ परिवार को भी एक संदेश दिया है कि जो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ, ये जो फंडामेंटल हमारे कोर इश्यूज है मैं इन पे डटा हुआ हूँ, मुझे रहने का गम नहीं है, मुझे कुछ खोने का गम नहीं है। मैं इन चीज़ों को, जो हमारा विजन है, भारत का जो विजन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन से भी निकलता है, और मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत सम्मान दिया है अपने ही रिपब्लिक के जो फाउंडर्स है उनको दिया है, उनके विजन को दिया है, जो और ख़ासकर जो उन्होंने एक वर्ड सेक्युलरिज्म जो पिछले कई दशकों से जो बुरा माना जाता है उसको वापस डिस्कोर्स में ले आए और उसको रिस्पेक्टेबिलिटी देने की एक आकांक्षा दिखाई। क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी ने सेक्युलरिज्म किया वो तुष्टीकरण का फेक सेक्युलरिज्म था, वो असल में सेक्युलरिज्म नहीं था। और जो लगातार खासकर राजीव गांधी के टाइम से, शाहबानो केस से, खासकर जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स रही कांग्रेस की, और उन्होंने सेक्युलरिज्म को इतना गंदा शब्द बताया कि कोई अपने आप को सेक्युलर कहना नहीं चाहता। जबकि सच ये है कि भारत का जो कल्चर है वो प्लूरलिस्टिक कल्चर है, वो सब धाराओं को, सब विचारों को,
सब कल्चर्स को एब्जॉर्ब करता है और सब कल्चर्स को पनपने भी देता है, जो सही दिशा में जाता हो, ह्यूमैनिटी की दिशा में जा रहा हो। जो हाँ, जहाँ कोई भी विचारधारा जो ह्यूमैनिटी के खिलाफ हो वो भारत में पनप नहीं सकता है, वो भारत में फ्लरिश कर ही नहीं सकता है। इसलिए जो उन्होंने आज सही कहा शांतनु ने कि जो उन्होंने आज किया है कि सेक्युलर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की है, वो इस पूरे डिबेट को एक तो फास्ट ट्रैक पे ले जाएगा और बेशक ये स्टेट्स के थ्रू आए यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि भारत के जब 100 साल जब आज़ादी के होंगे उससे पहले ही सेक्युलर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है पूरे भारत में लागू